हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट की फ़िज़िक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मेरा यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और ये मेरा पार्ट 3 है इंटरमीडिएट की फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए थे, जिसमें हमने पास्ट पेपर्स मेरा यूनिवर्सिटी के जो फिज़िक्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे। उसके साथ साथ हमने केमिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने सॉल्व किए थे। उसके बाद जो मैंने आई थिंक 2 वीडियोस जो मैंने अपलोड किए थे वो मैंने अपलोड किए थे जिसमें हम केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाके वीडियोस देख लें। ठीक है, और अगर आप मेरा यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जिसमें हम ई कैट बैच की कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, काफ़ी सारे मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, काफ़ी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा और लास्ट में इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि मॉक टेस्ट भी आपसे कंडक्ट करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। फिजिक्स के जो इस वीडियो लेक्चर में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 100% कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू वर्क इज। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग क्या 100% जो हीट है आपकी वो कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी? ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल व्हेन कंडीशंस आर आइडियल। ठीक है, तो 100% हीट का कन्वर्ट हो जाना वर्क में ये इम्पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है नॉट पॉसिबल, यानी ये पॉसिबल ही नहीं है कि 100% जो आपकी हीट है वो टोटली एनर्जी में यानी वर्क में कन्वर्टर हो जाए, जो हीट एनर्जी है, तो ये इम्पॉसिबल है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वो है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज गिवन बाय T1 इज ग्रेटर देन T2। ये हमेशा कंडीशन होती है कि जो टेम्परेचर ऑफ सोर्स है, यानी T1 हम किसे कहते हैं, टेम्परेचर ऑफ सोर्स जो हॉट बॉडी होता है, और T2 हम किसे कहते हैं, द टेम्परेचर ऑफ सिंक जो कोल्ड बॉडी होता है। तो हमेशा T1 ग्रेटर देन होता है T2 के। ठीक है, तो बताओ अगर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हम देखें तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन का फॉर्मूला कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है 1 माइनस T1 बाई T2, बी ऑप्शन है 1 माइनस T2 बाई T1 एंड सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन आपके पास। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, यानी 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1 इज द करेक्ट आंसर, द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है आपके पास, ये याद कर दीजिएगा, हम नीचे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि T1 किसके लिए, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, एंड T2 इज द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी। ठीक है, ये आप याद कर दीजिएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इफ द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी इज डिक्रीज्ड द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन विल। अगर हम टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी डिक्रीज करें, अब देखें नीचे मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, ये फॉर्मूला आपके पास 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। तो T2 हमने क्या कहा था, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी, और T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी। अगर T2 आप डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो अगर T2 आप डिक्रीज करेंगे तो टोटल T2 बाई T1 का आंसर क्या आएगा, आंसर भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज होने की वजह से वो 1 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ठीक है, क्योंकि T2 बाई T1 का आंसर डिक्रीज हो जाएगा तो इसकी वजह से एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी डिक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी हमेशा कार्नोट इंजन की क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आपके पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इस फार्मूला में वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं एफिशिएंसी का जो फार्मूला है, ये तो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स पर, टेम्परेचर ऑफ सिंक पर, या बोथ। ठीक है, तो एफिशिएंसी जो है अगर हम फार्मूला में देखें कि 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, यानी दोनों टेम्परेचर्स पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स पर भी एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक पर भी। तो करेक्ट आंसर आपके पास बोथ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड सोर्स विल बी इक्वल देन द एफिशिएंसी विल बी। अगर आप देखें ये जो मैंने नीचे फार्मूला लिखा है नोट में, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। तो अगर T2 और T1 दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि T2 बाई T1 अगर इक्वल हो गए तो आंसर होगा 1, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो अगर टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड टेम्परेचर ऑफ सोर्स इक्वल हो जाएंगे तो एफिशिएंसी हमेशा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन देखें, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन कांट बी 100% अनलेस कोल्ड रिजर्वायर इज एट। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन कभी भी 100% नहीं हो सकती, लेकिन एक कंडीशन है, जब आप कोल्ड बॉडी यानी टेम्परेचर ऑफ सिंक क्या कर दें, 0 केल्विन कर दें।
ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर यानी T2 जीरो कर देंगे तो 0 डिवाइड बाई T1 तो आंसर 0 आ जाएगा, और 1 माइनस 0 आंसर 1 होगा, और 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आ जाएगा। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन कभी भी 100% नहीं होगी, तब होगी व्हेन आप यानी टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर क्या करेंगे, 0 केल्विन कर देंगे, तो यानी एफिशिएंसी आपकी 100% हो जाएगी। उसके बाद 7 जो क्वेश्चन है वो है द इंजन सपोज टू वर्क बिटवीन 737 सेल्सियस एंड 227 सेल्सियस, द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी इज। तो अब देखें आपसे क्या पूछ रहा है, एफिशिएंसी पूछ रहा है कि कितनी एफिशिएंसी होगी अगर ये टेम्परेचर है। तो सबसे पहले देखें T1 हम किसको लेते हैं, जो हॉट हो, तो सब देखें टेम्परेचर ज़्यादा कौन सा है, 737, ये आप T1 लेंगे, 227 ये आप T2 लेंगे। इसको आप कन्वर्ट करेंगे लाजमी केल्विन में, क्योंकि आप फार्मूला में ये सेल्सियस पुट नहीं कर सकते, आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने नीचे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 737 सेल्सियस 1000 केल्विन के बराबर होता है, और 227 सेल्सियस 500 केल्विन के बराबर होता है। तो जब आप इस फार्मूला में पुट करेंगे, ऊपर देखें नोट एफिशिएंसी में 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, तो 1 माइनस T2 किसके बराबर है, 500, तो 500 ऊपर रखेंगे, T1 1000 नीचे रखेंगे, तो 1 माइनस 1/2 आएगा, और 1 में से हाफ को आप सेपरेट करेंगे तो आंसर हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो एफिशिएंसी मिलेगी वो आपकी मिलेगी 1/2, यानी ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लाजमी आप टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करेंगे, ऐसे आप सेल्सियस में पुट नहीं कर सकते, तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद 8 क्वेश्चन है द चेंज इन डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो चेंज इन डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या कहते हैं, एंट्रोपी। तो ये आपसे पूछ रहा है कि एंट्रोपी का फार्मूला कौन सा होता है, तो करेक्ट आंसर है आपके पास डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, यानी अगर आप इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, डेल्टा एस, डी फॉर डेल्टा, ठीक है। डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका यूनिट है एंट्रोपी का जूल पर केल्विन, ये भी आप याद कर दीजिएगा। उसके बाद 9th क्वेश्चन है डिक्रीजिंग द सेपरेशन ऑफ टू पॉसिबल चार्जेस बाय 1/2 विल कॉज द फोर्स ऑफ रिपल्जन और अट्रैक्शन टू बी चेंज्ड बाय। अगर आप सेपरेशन जो चार्जेस की है वो आप हाफ कर दें यानी डिक्रीज कर दें, तो सबसे पहले देखें जब आप कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, जो हमने नीचे फॉर्मूला लिखा है के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, तो फोर्स जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस की। अगर आप रेडियस को डिक्रीज करेंगे यानी सेपरेशन जो चार्जेस के बीच में वो आप डिक्रीज करेंगे, तो फोर्स अल्टीमेटली क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसकी वजह से ये सारे जो ऑप्शन है इंक्रीज में है, लेकिन कितना इंक्रीज होगा, तो देखें अगर आप इस फॉर्मूला में R की जगह 1/2 रखेंगे और आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स जो है सेपरेशन हाफ करने की वजह से आपका फोर्स 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है आपके पास 10th क्वेश्चन विच कांट बी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कौन सा यूनिट नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो नीचे नोट देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज होते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा न्यूटन पर कूलम, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। वोल्टेज पर जो आप डिस्टेंस लेते हैं, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर यूनिट जो बनेगा वो बनेगा वोल्ट पर मीटर, यानी बी ऑप्शन भी करेक्ट है। लेकिन आप वोल्ट की जगह अगर आप वर्क डन पर यूनिट चार्ज रखेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला में, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो तीसरा फार्मूला बनेगा वो बनेगा जूल पर कूलम मीटर, ठीक है। तो जूल पर कूलम मीटर यानी सी ऑप्शन इज आल्सो अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन डी ऑप्शन जो है जूल पर कूलम इज नॉट अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स अ यूनिट ऑफ वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है जूल पर कूलम। तो ऊपर वाले सी ऑप्शंस जो हैं, तीनों ऑप्शंस ये इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट होते हैं, लेकिन डी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद 11 क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ स्केलर, कौन सा स्केलर नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो स्केलर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज नॉट अ स्केलर, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि अगर आप फार्मूला में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और फोर्स आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। चार्ज तो स्केलर है लेकिन फोर्स क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर को जब आप स्केलर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको वेक्टर ही मिलेगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद 12 क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर व्हिच कंटेन्स अ चार्ज एट इट्स सेंटर डिपेंड्स ऑन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमेशा किस पर डिपेंड करता है, वो चार्ज पर तो डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा चार्ज जो इनसाइड द स्फीयर हो। तो नीचे मैंने फार्मूला भी लिखा है ना कि ये फार्मूला होता है आपके पास 1/ε0 इंटू क्यू, और क्यू कौन सा, इनक्लोज्ड, यानी चार्ज जो हो वो इनक्लोज चार्ज हो जो स्फीयर के अंदर हो, तो अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है इनसाइड द स्फीयर। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 13 क्वेश्चन है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये तो सीधा फॉर्मूला होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का।
ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोटेंशियल डिफरेंस की यानी डेफिनेशन होती है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 14 क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर spherical Gaussian surface if the sphere is replaced by cube 1/10 the electric flux will be। तो Gaussian surface में जब आप स्फीयर को डिक्रीज करेंगे तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा? ठीक है, तो सबसे पहले देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा चार्ज पर डिपेंड करता है, सरफेस की शेप पर या उसकी साइज पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कौन सा भी स्फीयर हो, लेकिन ये डिपेंड करता है ओनली चार्ज पर। ठीक है, देखिए चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है गॉसियन सरफेस में। ठीक है, तो इसकी वजह से जब आप स्फीयर को डिक्रीज या इंक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई भी चेंज नहीं आएगी, तो नॉट चेंज्ड। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप फॉर्मूला में देखें तो भी आप देख सकते हैं कि इसमें साइज यानी एरिया वगैरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है इस फॉर्मूला में, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा ड्यू टू चेंज इन स्फीयर। उसके बाद 15 क्वेश्चन देखें, जॉल पर कूलम इज द इज कॉल्ड। तो जॉल पर कूलम को हम क्या कह सकते हैं, फेरेट, हेनरी, एम्पेयर या वोल्ट। तो वोल्ट का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसकी वजह से इसका यूनिट क्या बनेगा, जॉल पर कूलम। सो जॉल पर कूलम इज आल्सो नोन एज वोल्ट। उसके बाद 16 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस इज अ मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया। तो अब देखें, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया के बीच में एंगल क्या कर देंगे, 0 डिग्री। तो आप फार्मूला में दे सकते हैं ना, तो ई डॉट सरफेस एरिया, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, ई डेल्टा ए कोस थीटा। तो अगर थीटा की वजह से आप 0 रखेंगे यानी एंगल आप 0 रखेंगे, तो इसकी वजह से कोस 0 1 के बराबर हो जाएगा और आपको मैक्सिमम आंसर मिलेगा। तो इसकी वजह से अगर आप एंगल 0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस इज मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा ए इज। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी मिनिमम तब होगा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया के बीच में एंगल क्या बनेगी, 90 डिग्री बनेगी, क्योंकि कोस 90 किसके बराबर होता है, 0 के। तो इसकी वजह से पूरा आंसर 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपका ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी मिनिमम हो जाएगा। तो 90 डिग्री पर मिनिमम एंड कोस 0 डिग्री पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ याद कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 18 क्वेश्चन है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी। तो अगर आप दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रो यानी डाइलेक्ट्रिक पुट कर देंगे, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक पुट करने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो आप नीचे फॉर्मूला में दे सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर। ई आर क्या होता है, ये होता है डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक और फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिलेशन कौन सा है, इनवर्स रिलेशन। तो डाइलेक्ट्रिक पुट करने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। इसमें 19 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है, अगर आप नीचे फार्मूला देखें, वोल्ट का फार्मूला होता है वोल्टेज का होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज को आप V से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वर्क का जो यूनिट मिलेगा वो मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वर्क और एनर्जी दोनों सेम होते हैं, तो इसकी वजह से एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट हो जाएगा, एनर्जी का। उसके बाद 20 क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज स्फीयर में क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये मैक्सिमम आप स्फीयर, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये स्फीयर पर, ठीक है, स्फीयर के सरफेस पर मैक्सिमम होती है। लेकिन आप अगर एट द सेंटर आप ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर 0 हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर इज 0 बट एट द सरफेस ऑफ द चार्ज इज मैक्सिमम। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है एंड सेंटर पर मिनिमम या 0 हो जाती है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन, two equal charges of 1 coulomb are 1 meter apart exerting force of repulsion on each other with magnitude of। ठीक है, अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं और 1 मीटर क्या अपार्ट है एक दूसरे से, ठीक है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा। तो अगर आप कूलम्स लॉ में इसकी वैल्यूज पुट करेंगे के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, Q1 की सपोज कर लें वैल्यू आप दोनों की इक्वल ले लें। ठीक है, सपोज कर लें आप 1 कूलम Q1 ले लें और Q2 भी 1 कूलम ले लें, 1 मीटर अपार्ट रखेंगे, तो यानी R क्या रखेंगे 1 मीटर। तो ये आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन मिलेगा 9 × 10⁻9 न्यूटन। ठीक है, नीचे मैंने नोट भी लिखा है कि के की यानी जो के है इसे हम कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यही वैल्यू जो है आपकी न्यूटन में आ जाएगी यानी फोर्स में आ जाएगी। तो आपका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद आपके पास 22 क्वेश्चन, वन इक्वी पोटेंशियल सरफेस वर्क डन इज मूविंग चार्ज पार्टिकल इज। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस में हमेशा वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, तो उसकी वजह से सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन भी कर दी है कि वोल्टेज का फॉर्म होता है वर्क डन पर चार्ज, चार्ज को वी से मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क आपको क्या मिलेगा, डेल वी इंटू क्यू। अगर डेल वी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप देखें ऊपर हमने क्या कहा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, यानी डेल क्यू जीरो के बराबर है, तो डेल क्यू जीरो हो जाएगा। सो डेल क्यू नहीं, डेल वी जीरो हो जाएगा। तो इसकी वजह से जीरो को आप क्यू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जीरो मिलेगा, तो उसकी वजह से वर्क डन ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज 0 जूल। उसके बाद 23 क्वेश्चन है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एंड वेक्टर एरिया को की डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये किसके बराबर होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। जो नीचे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ई डॉट डेल्टा ए इज इक्वल टू ई डेल्टा ए कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा कॉस थीटा लेते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन थीटा लेते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसे हमने डिस्कस किया, और ये मेरा इंटरमीडिएट की फिजिक्स का आई थिंक पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो एनी आप पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो अगर आप मैंने जो ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आप उसमें ऐड होना चाहते हैं तो नीचे जो मैंने नंबर दिया है उस पर आप कांटेक्ट करें मुझसे, मैं उस ग्रुप की लिंक आपको सेंड कर दूंगा, आप उसमें ऐड हो सकते हैं और आप उस ग्रुप को शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे थे तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक